बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अहमद रजा मीर, प्रिंसिपल ऑफ एआरटीडी बिजनेस स्कूल। सर ये वीडियो कैफ 6 एमएफए के स्टूडेंट्स के लिए है। मेरे प्यारे बच्चों, सिर्फ 27 दिन रह गए हमारे पास पेपर में, और अगर आपने अपनी क्लासेस ढंग से ले ली हैं तो ये 27 दिन मोर देन इनफ है एक कॉम्प्रीहेंसिव रिवीजन करने के लिए। ठीक है जी, मैं इस वीडियो के तवज्जुद से आपसे एक कॉम्प्रीहेंसिव रिवीजन स्ट्रेटजी डिस्कस करूंगा, ना सिर्फ फाइनेंशियल पोर्शन की बल्कि मैनेजरियल पोर्शन की भी। ठीक है जी, देखिए मैं इस वीडियो में आपको फाइनेंशियल पोर्शन के बेंचमार्क क्वेश्चंस दूंगा, बताऊंगा आपको कि फाइनेंशियल पोर्शन को रिवाइज करने के लिए सीक्वेंस क्या होनी चाहिए, कौन कौन से बेंचमार्क क्वेश्चंस अगर आप कर लें तो आपका पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। ठीक है जी, फिर हम बात करेंगे मैनेजेरियल पोर्शन पे। मैनेजेरियल पोर्शन पे मैं जरा डिटेल में बात करूंगा। मैं मैनेजेरियल पोर्शन के सिलेबस के एक एक एस्पेक्ट को डिस्कस करूंगा और बताऊंगा प्यारे बच्चों के इसमें से कौन सी चीज का आपने रट्टा मारना है, कौन सी चीज पे आपने केस स्टडी सॉल्व करनी है और कौन सी चीज को आपने जो है वो सिर्फ रीड कर लेना है और समझ लेना है। तो ये वीडियो काफी डिटेल्ड वीडियो है और आपने इसको अपने पास रखना है, और जब भी आप मैनेजरियल पोर्शन का, फाइनेंशियल पोर्शन का कोई चैप्टर खोलेंगे तो इस वीडियो को सामने रखेंगे कि मैंने इसको रिवाइज करने का क्या तरीका आपको बताया था। ठीक है जी, अच्छा ये सारी चीजें करने से पहले हम दो बातों में बात कर लेते हैं। नंबर 1 पेपर का पैटर्न, और नंबर 2 आज तक आईके आपने इस पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है इसके सिलेबस को किस तरीके से जो है वो टेस्ट किया है पिछली 6 अटेम्प्ट्स में। 6 अटेम्प्ट्स हमारे पास हो गई हैं। सबसे पहले हम पेपर के पैटर्न पे बात करें। देखिए इसका पेपर एमएफए का पेपर है, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन एमसीक्यूज का होता है, और बाकी पेपर्स की तरह इसमें एमसीक्यूज 10 नंबर के नहीं बल्कि 15 मार्क्स के हैं। 15 मार्क्स के, ठीक है जी, और 15 मार्क्स में मेजॉरिटी जो एमसीक्यूज होते हैं वो फाइनेंशियल पोर्शन से होते हैं। ठीक है जी, और आमतौर पे फाइनेंशियल पोर्शन से 2/3 एमसीक्यूज होते हैं और 1/3 एमसीक्यूज जो है वो हमारे पास मैनेजेरियल पार्ट से आते हैं। यानी आप ये कह लें कि 15 नंबर में से 10 नंबर के एमसीक्यूज फाइनेंशियल से होंगे और 5 नंबर के एमसीक्यूज मैनेजेरियल पार्ट से आएंगे। ठीक है जी, फिर इसके बाद सर आपके पास मैनेजेरियल पार्ट शुरू होता है जिसमें थ्योरी के जो है वो 4 क्वेश्चंस होते हैं और 4 केसेस होते हैं। ये भी हम डिस्कस करेंगे कि आमतौर पे पिछले सालों में किस तरीके से आईके आपके एग्जामिनर ने इसको टेस्ट किया है। फिर हमारे पास सर 50 नंबर का पोर्शन आता है, इसमें 4 सवाल होते हैं फाइनेंशियल पोर्शन के। ठीक है जी, तो हमारे पास लगभग 4 और 4 8 और एक एमसीक्यू का सवाल मिला लें तो 9 के करीब क्वेश्चंस होते हैं। और अक्सर और बेशतर स्टूडेंट्स को देखा गया है कि इस सब्जेक्ट में उनको इनिशियली जब शुरू में पेपर आया था तो टाइमिंग का इतना इशू नहीं होता था, लेकिन अब जैसे जैसे पेपर आता जा रहा है तो पेपर के अंदर एक ट्रेंड ये नोट किया गया कि यार अब लोगों को ना टाइम मैनेजमेंट का इशू आता है। तो मैं उस पर भी जरा बात करूंगा इस पर्टिकुलर वीडियो के एंड में। तो ये हमारे पास सर पोर्शन है। 35 नंबर यहां से आ गए आपके फाइनेंशियल मैनेजरियल पोर्शन से, 5 नंबर लगभग एमसीक्यूज आ गए, तो 40 नंबर ये हो गए। और सर हमारे पास 50 नंबर फाइनेंशियल पोर्शन से और 10 उसके एमसीक्यूज, तो 60 नंबर ये हो गए। तो लगभग आप कह लेंगे सर हमारे पास 40-60 का रेशियो है मैनेजेरियल और फाइनेंशियल पार्ट्स के अंदर, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर। एक स्टेप आगे चलते हैं और हम देखते हैं जनाब हमारे पास हिस्ट्री में इसकी टेस्टिंग किस तरीके से हुई है। ठीक है जी, सर मेरे सामने ये पिछली 6 अटेम्प्ट्स का एक्चुअल डाटा है, डिस्ट्रीब्यूशन है फाइनेंशियल पार्ट और मैनेजेरियल पार्ट की। ठीक है जी, अगर मैं देखूं सर फाइनेंशियल पार्ट को डिटेल में, तो आप देखें लगातार एग्जामिनर ने जो एमसीक्यूज पूछे ना वो एवरेज लगा लो, अगर मैं लोएस्ट साइड पे भी, तो 10 मार्क्स के एमसीक्यूज एग्जामिनर ने फाइनेंशियल पार्ट में पूछे। और अगर हम मैनेजेरियल पार्ट के एमसीक्यूज चेक करें तो सर 3 से लेके 4, एक जमाने में 8 भी पूछे, ये आप एवरेज ले लें 5 मार्क्स, तो उसका मतलब एमसीक्यूज में रेशियो होगा 10 और 5 का। सर जो हमारे पास फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं सर, वो अगर मैं देखूं तो एवरेज मेरे पास सर आप कह लें कि 50 नंबर हैं जो प्रैक्टिकल साइड से टेस्ट होते हैं। तो अगर आप फाइनेंशियल का पूरा पार्ट देखें तो एवरेज 60 नंबर का, 60 से 65 नंबर सर इंक्लूडिंग एमसीक्यूज आपके जो है वो फाइनेंशियल पार्ट टेस्ट होता है। और अगर आप यहां देखें सर मैनेजेरियल पार्ट में एवरेज अगर आप ले लेना सर 32 से लेके आपके पास 40 नंबर का, एक दफा 40 नंबर के भी सवाल टेस्ट हुए हैं, लेकिन हिस्टोरिकली आप देख लें तो सर आपके पास ये तकरीबन 35 के करीब जो है वो मार्क्स इस तरीके से टेस्ट होते हैं। तो 5 नंबर के एमसीक्यूज, 35 नंबर सर मेरे पास केस स्टडीज के, तो 40 ही हो गए। तो इसका मतलब ये कि सर पेपर में 10 एमसीक्यू, 10 नंबर के एमसीक्यू फाइनेंशियल पार्ट से आएंगे, 5 नंबर के एमसीक्यू सर जनरली हमारे पास मैनेजरियल पार्ट से आते हैं। तकरीबन 50 नंबर के 4 क्वेश्चन होंगे, एवरेज 4 क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछे हैं। ठीक है जी, पहले 5 पूछता था लेकिन अब
एवरेज 4 क्वेश्चन आते हैं फाइनेंशियल पार्ट से, और 4 ही क्वेश्चन हमारे पास जो है वो मैनेजेरियल पार्ट से भी टेस्ट हो रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि सर एक सवाल, बड़ा सवाल बनाने की जगह 2 6 नंबर के 5 नंबर के एग्जामिनर सवाल बना देता है मैनेजेरियल पार्ट में, लेकिन मोस्टली 4 मैनेजेरियल सवाल, 4 फाइनेंशियल के सवाल, 10 नंबर के एमसीक्यूज फाइनेंशियल पार्ट से, 5 नंबर के एमसीक्यूज जो है वो मैनेजेरियल पार्ट से। अब एक डिस्कशन मैंने करनी है इसके ऊपर। देखिए, जब आपको ये बात पता चल गई है कि हमारे पास मैनेजेरियल का पोर्शन तकरीबन 40 नंबर का होगा, इसमें से 5 नंबर एमसीक्यूज भी होंगे, और फाइनेंशियल का पोर्शन तकरीबन 60 नंबर का होगा, जिसमें से 10 नंबर एमसीक्यूज के होंगे, तो यार बहुत सारे लोगों का फाइनेंशियल साइड अच्छा और स्ट्रांग होता है, मैनेजेरियल साइड पे बिल्कुल मेहनत नहीं करते, फेल हो जाओगे, मैं आपको बता रहा हूं। इस 60 से अगर आप यकीन करें पूरी जान मार के 40 भी निकाल लेना, जो एक एवरेज बच्चा निकाल लेता है, ऊपर से फिर यहां से सर 10 नंबर निकालना अजाब हो जाते हैं अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी। मैं इस वीडियो में आगे जाके आपको थ्योरी पढ़ने का पूरा तरीका सिखाऊंगा, ठीक है जी। पढ़ने का मतलब रिवाइज करने का, आप उस तरह फिर उसको रिवाइज कीजिएगा ताकि यह मसला खत्म हो जाए। आप यकीन करें जिस तरीके से मैंने आपको बताया थ्योरी पढ़ने का, इस तरह अगर आप पढ़ो, रिवाइज कर लोगे ना, आप यकीन करें आराम से इस 40 में से 30 नंबर आप निकाल लोगे, आराम से निकाल लो, कोई मेहनत मुशक्कत इतनी लंबी चौड़ी नहीं करनी, ठीक है जी। आप एम रखें कि यार मैंने 60 में से 40 लेने फाइनेंशियल वाले पार्ट से, और सर मैंने ऊपर वाले जो मैनेजरियल पार्ट है इसमें सर मैंने 40 में से पूरी कोशिश करनी है, 30 आ जाए, 25 आ जाए, 20 भी आ जाए, तुम पास हो जाओगे, ठीक है जी। ये हमारे पास सर ब्रेकअप था। एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और हम डिटेल देखते हैं सर सिलेबस किस तरीके से आईकैप ने टेस्ट किया फाइनेंशियल और हमारे पास मैनेजरियल पोर्शन को। एक स्टेप आगे बढ़ते हैं सर, पिछली 6 अटेम्प्ट्स में आईकैप ने हमारे इंटायर सिलेबस को किस तरह टेस्ट किया है, आए जरा उसको हम देखते हैं सर। हमारे पास जो पहला पार्ट है पेपर का फाइनेंशियल पार्ट, उसके अंदर 2 हिस्से हैं, फाइनेंशियल एंड रिस्क मैनेजमेंट जिसकी वेटेज 30 से 40 नंबर की है, 4 टॉपिक्स हैं इसमें, और बजटिंग एंड प्रोजेक्शंस इसकी वेटेज तकरीबन 25 से 35 है, और इसमें 3 टॉपिक्स हैं। ऊपर वाले पार्ट की अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल एंड रिस्क मैनेजमेंट की, तो उसमें वैक और फॉरेक्स ऐसे 2 टॉपिक हैं जो हिस्टोरिकली हर अटेम्प्ट में एग्जामिनर ने पूछे। नीचे वाले 2 टॉपिक्स एग्जाम में सिर्फ एमसीक्यूज में टेस्ट हुए हैं। लास्ट अटेम्प्ट में आईकैप ने रिस्क मैनेजमेंट के बेनिफिट्स पूछे, सीधा सीधा सवाल 4 नंबर का। इस दफा आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर? देखिए, इस दफा मैं एक्सपेक्ट तो यही कर रहा हूं कि एक वैक का अच्छा तगड़ा क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है जी। फॉरेक्स के ऊपर मेरे हिसाब से फॉरेक्स के 2 हिस्से हैं, एक हमारे पास जो है वो फॉरेन करेंसी रिस्क मैनेजमेंट है, दूसरा हमारे पास इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट है। पिछली 6 अटेम्प्ट्स में शायद एक ही दफा जो है वो इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट टेस्ट हुआ है, बाकी सारी दफा फॉरेन करेंसी टेस्ट हुआ है। और अच्छा, तीसरा भी पार्ट है इसके अंदर, और वो है हमारे पास कमोडिटीज की रिस्क मैनेजमेंट। मेरा अपना हंच है कि इस दफा जो है वो इंटरेस्ट रेट और कमोडिटीज टेस्ट हो सकते हैं। एक अच्छा सवाल इसमें बन के आ सकता है 7-8 नंबर का सर, तकरीबन कोई 10 नंबर के करीब का वैक आ सकता है। हाँ, इस दफा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं एक केस स्टडी सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के ऊपर। बड़ा लंबा टाइम हो गया नहीं आया है, और ये मैं आपको बताऊं सिलेबस की कवरेज के हिसाब से ये रेड हॉट टॉपिक है इस दफा। मैंने सोर्सेज ऑफ फाइनेंस पे तकरीबन को 7 से 8 केस स्टडीज आपको करवाई हुई हैं, वो उठा के आप देख लें। अगर किसी बच्चे के पास नहीं है तो कस्टमाइज बैच में मैं डाल दूंगा, ठीक है, जरूर इसको देख के जाना। तो इसका मतलब है हमारे पास जो की एरियाज निकले, वैक पे मैं सर तकरीबन इंशाल्लाह 10 नंबर के करीब का सवाल एक्सपेक्ट कर रहा हूं। फॉरेक्स में हमारे पास 3 रिस्क हैं, अब इसमें मैं इंटरेस्ट रेट और कमोडिटीज को ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूं, लेकिन फॉरेन करेंसी भी आ सकता है सर। ये 3 ही चीजें जो इस चैप्टर में टेस्ट होती हैं, 7 से 8 नंबर का सवाल इस पे भी आ सकता है। फिर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस पे अच्छा क्वेश्चन आ सकता है, केस स्टडी आ सकती है, खुसूसन इस्लामिक सोर्स ऑफ फाइनेंस के ऊपर, ठीक है जी। अच्छा, रिस्क मैनेजमेंट में अगर एग्जामिनर ने इस दफा कोई चीज दोबारा पूछी, रिपीट पूछी, तो वो ये हो सकता है कि सर हमारे पास एक केस स्टडी आ जाए जिसमें स्पेक्यूलेटिव और प्योर रिस्क के बीच में डिफरेंस, आपको एग्जामिनर एक सिनेरियो दे और कहे कि भाई इसमें स्पेसिफिक और प्योर रिस्क अलग अलग करके दो। तो ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं सर ऊपर के 30 से 40 नंबर के सवालों में। वैक मुझे लग रहा है इंशाल्लाह आएगा, फॉरेक्स तकरीबन 6-7 नंबर का, और नीचे वाले 2 हिस्सों में से एक पे अच्छी तगड़ी केस स्टडी मेरे हिसाब से सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का नंबर बनता है। अगर रिस्क मैनेजमेंट में टेस्ट हुआ तो स्पेक्युलेटिव और प्योर रिस्क जो है वो उस पर टेस्ट हो सकता है। नीचे सर 3 ही टॉपिक हैं, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, बजटिंग और हमारे पास वर्किंग कैपिटल। अगर आप देखें तो सर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट में टेस्ट हुआ है, ठीक है जी। बजटिंग और वर्किंग कैपिटल शुरू में तो ऑल्टरनेटिवली टेस्ट हो रहे थे, फिर उसके बाद एग्जामिनर ने
लगातार बजटिंग को पूछा है और सर वर्किंग कैपिटल को लाइन से जो है वो एमसीक्यूज में टेस्ट किया है। मेरा अपना हंच है कि इस दफा एक अच्छी तगड़ी केस स्टडी वर्किंग कैपिटल से आ सकती है, ठीक है जी, और इन दोनों में से कोई एक सवाल उठ के आ सकता है। और मेरा अपना स्ट्रांग हंच है कि शायद इस दफा इन्वेस्टमेंट अप्रेजल आ जाए। यह भी हो सकता है कि एग्जामिनर 8-8, 10-10 नंबर के सर दो छोटे क्वेश्चंस बना दे, एक वर्किंग कैपिटल का और एक बजटिंग का, और सर तकरीबन 15 नंबर का इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पूछ ले। ऐसा भी कर सकता है एग्जामिनर। लेकिन ये याद रखिएगा कि सर हमारे पास ऊपर से अगर 2 सवाल बन के आ गए तो नीचे से सिर्फ 2 सवालों की गुंजाइश है, 4 सवाल टोटल बन के आने। तो मेरा अगर आप प्रोफेशनल हंच देखें तो मैं इस दफा एक्सपेक्ट कर रहा हूं वर्किंग कैपिटल को सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। अगर बजटिंग टेस्ट हुआ तो बजटिंग के अंदर पीएनएल टेस्ट हो सकता है, और हमारे पास सर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल उसूलन तो लॉन्ग में आना चाहिए, अदरवाइज एक रीजनेबल क्वेश्चन 12 नंबर के करीब का टेस्ट हो सकता है। आपने सबसे बड़ी प्रायोरिटी देनी है वर्किंग कैपिटल को, फिर आपने इन्वेस्टमेंट अप्रेजल को प्रायोरिटी देनी है, फिर आपने बजटिंग में पीएनएल को प्रायोरिटी देनी है। तो ऊपर वाले हिस्से से हमने ये देख लिया कि सर हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, नीचे वाले हिस्से से भी हमने देख लिया। अब हम देखने जा रहे हैं सर मैनेजेरियल पार्ट को। भैया मैनेजेरियल पार्ट के 4 हिस्से हैं, इंटायर सिलेबस के 4 हिस्से हैं। पहले हमारे पास सर पेस्टल एनालिसिस है। पेस्टल एनालिसिस में सबसे पहले सर पेस्टल के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल ये हिस्सा आ जाता है। अदर एस्पेक्ट्स ये क्या जी सर, ये चैप्टर नंबर 1 में इंटरेक्शन विद गवर्नमेंट के नाम से है। और फिर हमारे पास आईटी के 2 चैप्टर्स हैं, एक आईटी का नॉर्मल चैप्टर है और एक हमारे पास डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज है, ठीक है जी। लास्ट टाइम आईटी से 13 नंबर आए, 13 नंबर आए सर, 13। ये पूरा जो मैनेजेरियल एनालिसिस है ना, ये तकरीबन सर 30 से 40 नंबर का, ठीक है जी। हमारे पास सर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि लास्ट अटेम्प्ट में यहां से ऊपर से 13 नंबर टेस्ट हो चुके हैं। अगर अगली अटेम्प्ट में कोई चीज टेस्ट हुई तो मोस्ट प्रॉब्ली पेस्टल के ऊपर एक केस स्टडी आ सकती है, ठीक है जी। पेस्टल पे केस स्टडी आ सकती है। पेस्टल को तैयार कैसे करना है थोड़ा आगे जाके डिटेल में बता रहा हूं कि आपने थ्योरी को कैसे कवर करना है, ठीक है जी। फिर मेरे पास सर कॉम्पिटिटिव फोर्सेस का चैप्टर है। इसमें आमतौर पे सर 1 से 2 सवाल टेस्ट होते हैं और लास्ट अटेम्प्ट में आईकैप ने इसी से 14 नंबर टेस्ट कर लिए लॉन्ग में, ठीक है जी। और वो बेसिकली प्रोडक्ट लाइफ पोर्टरफाइव फोर्सेस टेस्ट किया है और हमारे पास सर ग्रुप्स एंड सेगमेंट्स टेस्ट किया है। मेरे हिसाब से अगले अटेम्प्ट में से इससे इतने लंबे चौड़े सवाल में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। हाँ ये जरूर हो सकता है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पे एक 5 नंबर की केस स्टडी आ जाए जिसमें वो आपसे कहेगा जी बताएं 4-5 प्रोडक्ट्स दे दे और आपसे कहे बताए जी इनकी स्ट्रेटजीज बता दें, ये प्रोडक्ट्स लाइफ साइकिल के किस स्टेज के ऊपर है और स्ट्रेटजीज बता दें। मैंने एक टेबल आपको दिया हुआ है, अच्छे तरीके से उसको याद करना है। अभी डिटेल में नीचे जाके बताऊंगा कि थ्योरी कैसे कवर करनी, तो उसमें हम इसको देख लेते हैं। ग्रुप्स एंड सेगमेंट्स पे सर लास्ट टाइम भी सवाल आ चुका है। मेरे हिसाब से अगर यहां से टेस्ट कुछ हुआ तो बीसीजी मैट्रिक्स, स्वॉट और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में से कोई चीज टेस्ट हो सकती है। मेरा अपना स्ट्रॉन्ग हंच है कि स्वॉट टेस्ट हो सकता है क्योंकि इसमें इंटरनल एनालिसिस का भी एक पार्ट है। रिसोर्सेज यानी स्ट्रेंथ और वीकनेस जो है वो इंटरनल है, इंटरनल एनालिसिस के चैप्टर में आ रहे हैं, और जो अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट है वो हमारे पास कॉम्पिटिटिव फोर्सेज में आ रहा है। तो अगर आप पूछें सर मैं पेस्टल पे एक अच्छी केस स्टडी एक्सपेक्ट कर रहा हूं, मैं सर एक्सपेक्ट कर रहा हूं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पे सवाल अगर इस एरिया से टेस्ट हुआ तो बीसीजी मैट्रिक्स पे और स्वॉट के ऊपर, ठीक है जी। इस अटेम्प्ट के लिए मेरे प्यारे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसको आपने घोल घोल के पीना है वो इंटरनल एनालिसिस है। घोल घोल के पीना है आपने उसको, इंटरनल एनालिसिस को। आपने इस पे भी केस स्टडी सॉल्व करनी है, ठीक है जी। मैंने स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी और कस्टमर नीड्स दोनों पे केस स्टडी बनाई हुई है सर। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर पे मैंने कुछ 4 से 5 केस स्टडीज बनाई हुई है, ठीक है जी। रिसोर्सेज एंड कॉम्पिटेंसीज पे मैंने सर 2-3 केस स्टडीज बनाई हुई है। वैल्यू चेन, कैपेबिलिटीज एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, सब पे 4-4, 3-3, 5-5 केस स्टडीज मौजूद हैं। इस एरिया को आपने अच्छे तरीके से हेयर में आउट अच्छे तरीके से कवर करना है। मैं समझ रहा हूं सर इससे तकरीबन 12-15 नंबर के सर सवाल उठ के आ सकते हैं। और सर एथिकल डिसीजन मेकिंग हमारे पास, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स वेरी इंपॉर्टेंट दिस टाइम। आमतौर पे सर 2 मॉडल है, ट्रिपल ए मॉडल कभी भी टेस्ट नहीं हुआ। हो सकता है कि एक छोटी केस स्टडी आ जाए ट्रिपल ए मॉडल पे। टकर मॉडल लाइन से टेस्ट होता आ रहा है, तो मैं इस दफा ट्रिपल ए को जो है वो वेट ज्यादा दूंगा। तो आप ये कह रहे हैं कि सर हमारे पास अगर आप हाईलाइट कर दें तो आपने कहा कि जी हमारे पास
पेस्टल का जो है वो अच्छा हिसाब किताब है, आ सकता है सर पेस्टल पे सवाल। सर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पे आ सकता है, बीसीजी मैट्रिक्स और स्वॉट पे आ सकता है। ये तो पूरा चैप्टर आप कह लें, और इसमें स्पेसिफिकली अगर आप कहें तो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, वैल्यू चेन कैपेबिलिटी, अदर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और बाकी भी, ठीक है। यहां पर सर ट्रिपल ए मॉडल और इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स, यहां से सवाल बन के आ सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं फिर आपको बता रहा हूं कि अगर आपने जो नीचे अभी इसके और वीडियो के आगे जो चीज आ रही है वो ढंग से सुन ली और थ्योरी को उसी तरह की जिस तरह मैंने आपको बताया, यकीन करो आप आराम से पेपर निकाल लोगे। ये मैं आपको सर बता रहा हूं, ठीक है जी। और मैं ये जो पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं, मर जाना लेकिन इसकी केस स्टडीज छोड़ के मत जाना। मैंने सर तकरीबन को 50-55 केस स्टडीज रखी हुई है, मजीद 8-10 केस स्टडीज और डालूंगा मैं डाउन द लाइन। वो सारी केस स्टडीज सॉल्व करना, कस्टमाइज बैच के ऊपर सर उसका वीडियो सॉल्यूशन भी मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं। मैंने सर इसी वीडियो के नीचे, अपनी इसी वीडियो के नीचे गूगल ड्राइव का लिंक जो है वो आपके लिए रखा हुआ है। उस गूगल ड्राइव के लिंक पे आपको एंटायर केस स्टडीज का फोल्डर मिल जाएगा, आप आराम से उसको देख सकते हैं। केस स्टडी में सर एक केस होगा और फिर उसका सोल्यूशन होगा। आप केस को पढ़ें, अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करके सर चीजें लिख के फिर मेरी वीडियो सॉल्यूशन से उसको मैच करें, पीडीएफ से उसको मैच करें, ठीक है जी। ये मैंने सर आपके सामने रख दिया कि की और इंपॉर्टेंट एरियाज अगर मैं इसको समराइज करूं तो वैक, फॉरेक्स, वर्किंग कैपिटल, रेड हॉट, ठीक है जी। नीचे अगर आप आए सर पेस्टल, स्वॉट एनालिसिस, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, वैल्यू चेन, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स, ट्रिपल ए मॉडल। मेरे हिसाब से सर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन सर याद रखिएगा प्रोफेशनल एग्जाम में कोई चीज छोड़ के नहीं जानी है, छोड़ के नहीं जानी है। मैं फिर आपको बता दूं, ये नहीं है कि चीज पे सर ने ऊपर यार ग्रुप्स एंड सेगमेंट्स में नहीं लिखा तो ये नहीं आएगा, मे बी 8 नंबर के सवाल आप इसी पे देख लो, तो छोड़ के कुछ नहीं जाना मेरे प्यारे बच्चों। ये मेरा प्रोफेशनल हंच है, ठीक है जी। एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और पहले हम देखते हैं कि सर थ्योरी को हमने कैसे कवर करना है डिटेल्ड में, सर वो वीडियो आपने देखनी है, ठीक है जी। एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। चलो मेरे बच्चों, एक बहुत ही डिटेल डिस्कशन में करने जा रहा हूं थ्योरी के ऊपर, आपने बिल्कुल तमीज़ और तरीके से इसको देखना है। देखें, हम थ्योरी सबसे पहले शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 7 से, ठीक है जी। अगर बहुत सारे लोग इसको कवर कर चुके हैं तो रिवीजन आपने इस तरीके से करना है जो मैं बता रहा हूं। टोटल चैप्टर नंबर 7 में 5 एरियाज हैं जिस पे सवाल बन के आ सकता है, जिसको आपने देखना है डिटेल में। सबसे पहले मैं बात करूंगा पोर्टर 5 फोर्सेस पे, ठीक है जी। पोर्टर 5 फोर्सेस में हमारे नोट्स को अगर हम देखें ना, उसकी कॉम्पोजिशन देखें तो हमारे पास सबसे पहले सर कंपटीशन का एनालिसिस है कि जी सर कंपटीशन, ये पोर्टर 5 फोर्सेस इंडस्ट्री के कंपटीशन का टेम्परेचर देखता है। कंपटीशन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, कम होगा तो क्या होगा। ये पर्टिकुलर मॉडल जो है ना वो इंडिविजुअल कंपैरेटर्स के स्ट्रेंथ्स पे बात नहीं करता। ये सारी डिस्कशन जो आप यहाँ देख रहे हैं ना, इनको आपने सिर्फ समझना है अच्छे तरीके से, और आप इसको इस हद तक समझ लें कि आप इसको 4 लाइनों में अपने अल्फाज में लिख सकें, रट्टा नहीं मारना है इसका, ठीक है जी। फिर आपके पास सर पोर्टर 5 फोर्सेस के 5 फोर्सेस शुरू होते हैं। अब ये आपने रट्टा मारना है सर, पोटेंशियल, थ्रेट टू न्यू एंट्रांट्स, ये सारा आपने याद करना है। बैरियर्स टू एंट्री आपने याद करना है, ठीक है जी। अच्छा, ये न्यूमेरिकल एग्जाम्पल हैं सारी, आपने देखते जाना है। ये सारा जो है वो आप ये कह लें कि एंट्री बैरियर्स हैं, सारे आपको याद करने। थ्रेट टू सब्सटीट्यूट्स ये आपको याद करना है। बार्गेनिंग पावर आपको याद करना है। अच्छा, याद रखिएगा, याद करने का मतलब ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं ना कि किन सिचुएशन में बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगी या कम होगी, ये आपने देखना है। इसको तो सिर्फ आपने रीड कर लेना है। किन सिचुएशन के अंदर जो है ना वो सब्सटीट्यूट जो है वो आप ये कह लें कि आपके लिए जो है वो कंपटीशन क्रिएट करते हैं, ठीक है जी। ये आपने सर हेडिंग्स और पॉइंट्स याद करने, एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड रट्टा नहीं मारना है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं जो बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर कब ज्यादा होती है तो आपको वो पॉइंट्स याद होने चाहिए। बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर कब ज्यादा होती है, आपको वो 4-5 पॉइंट्स याद होने चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह सर राइवलरी के ऊपर, बस यहां तक आपने इसको याद करना है, रट्टा मारना है, ठीक है जी, बस खत्म। इसका मतलब है ऊपर का पूरा एरिया के कंपटीशन को, ये पोर्टर 5 फोर्सेस का जो मॉडल है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव इंडिविजुअल कंपैरेटर्स को रीड करना नहीं है, मार्केट में कंपटीशन का टेम्परेचर रीड करना है, ठीक है जी। ये पूरा आपने रीड करना है, याद करना आपने यहाँ से शुरू करना है। और याद करने में भी आपने सिर्फ 5 जो फैक्टर्स हैं उनमें कंपटीशन कब ज्यादा होगा कब कम होगा ये फैक्टर्स याद करने, और एंट्री टू बैरियर्स जो 4-5 पॉइंट 6 पॉइंट्स हैं वो आपको याद करना। पक्का जी? अच्छा जी, अब जब आप ये कर लेंगे तो मैंने इसमें ये लिख दिया कि जी 5 पिलर्स के पॉइंट्स का आपको रट्टा लगाना है, ठीक है जी। जो इनिशियल डिस्कशन है उसको आपने सिर्फ अंडरस्टैंड कर लेना है बस।
अच्छा, इस पर्टिकुलर एरिया पे कम से कम 5 केस स्टडीज आप सॉल्व करेंगे जो आपको केस स्टडीज के अंदर मिलेंगी। शुरू की केस स्टडीज इसी के ऊपर होंगी, लिखा हुआ होगा उसके ऊपर कॉम्पिटिटिव फोर्सेज। इस दफा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, हर अटेम्प्ट के लिए इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है। लाइफ साइकिल मॉडल, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपने सिर्फ रीड करनी है और बहुत सारी चीज़ें आपको याद करनी है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैं अगर खोलूँ तो सर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हमारे पास जो है वो अच्छा, जो स्टूडेंट्स मुझसे नहीं पढ़े ये किताब सामने रख सकते हैं अपनी आई कैप की, उसमें से आप देख सकते हैं। सर ये एक टेबल हमने डिवाइस किया प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का कि किस स्टेज के ऊपर कस्टमर किस तरह के होंगे, डिमांड किस तरह के होंगे, टेक्नोलॉजी किस तरह की होगी, टाइप्स ऑफ कॉस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये आपने याद करनी है। पूरा टेबल आपने याद करना है। याद करने का मतलब है कि अगर मैं आपसे पूछूं जी बताएं जी मैच्योरिटी स्टेज पे कौन कौन सी कॉस्ट इनकर हो रही होगी, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज क्या है, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्या है, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अच्छा, अब ये एक पार्ट हो गया इसके अंदर। फिर सर एक डिस्कशन है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में कितने तरह की कॉस्ट इनकर होती है, ठीक है जी। और फिर वो जो कॉस्ट इनकर होती है वो सारी की सारी कॉस्ट और सारे स्टेजेस पे मिलने वाला रेवेन्यू ये कंपेयर होता है, तो उसको हम कहते हैं जनाब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, ठीक है जी। ये पूरी एग्जांपल्स आपने सिर्फ समझनी है, याद नहीं करनी। इसका मतलब ये कि सर यहां से लेकर ये पूरा सिर्फ टेबल ऊपर वाला याद करना है, यहां से लेके यहां तक आपने सिर्फ जो है वो चीजों को समझना है, रीड करना है अच्छे तरीके से। फिर बेनिफिट्स ऑफ लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, ये आपको याद कर लेना है सर, ये एग्जाम में टेस्ट भी हो चुका है तो ये आपको याद करना है, ठीक है। वर्ड टू वर्ड नहीं, बेसिक आइडिया हो आपको, हेडिंग आपको याद होनी चाहिए और आप इसके अंदर चीजें लिख सकते हो, ये आपको पता होना चाहिए। फिर मार्केट एंट्री, मार्केट एग्जिट, इंटरप्रेन्योरल कंपनीज की स्ट्रेटजी क्या होती है ये आपको याद होनी चाहिए, रट्टा नहीं, याद होनी चाहिए, ठीक है जी। सर कॉशियस कंपनीज की स्ट्रेटजी क्या होती है, मार्केट में एंटर होते वक्त मैच्योरिटी स्टेज पे क्या एंटर हुआ जा सकता है, डिक्लाइन फेज पे एंटर नहीं बल्कि एग्जिट करते हैं, ये चारों स्टेजेस की आपको चीजें पता होनी चाहिए। वर्ड टू वर्ड नहीं, रीजनेबल हद तक आपको याद होना चाहिए। फिर सर कंपटीशन साइकिल, ये आपको समझना है सर, स्टेप्स आपको इसके पता होना चाहिए कि जब दो लोग आपस में कॉम्पीट करना शुरू करते हैं तो पहले एक क्वालिटी बढ़ाता है, प्राइस सेम रखता है, फिर एक बंदा प्राइस कम करता है और क्वालिटी सेम रखने की कोशिश करता है, फिर क्वालिटी ऊपर जाती है प्राइस नीचे आती है, क्वालिटी ऊपर जाती है प्राइस नीचे आती है, एक पॉइंट पे आगे सर प्रोडक्ट में प्रॉफिट रहता ही नहीं है और फिर उलट काम शुरू होने लग जाता है, लोग क्वालिटी कम करते हैं, ठीक है जी, क्वालिटी कम करते हैं, एक पॉइंट ऐसा आता है कि कस्टमर के लिए भी प्रोडक्ट काबिल इस्तेमाल नहीं रहता। तो कंपटीशन साइकिल के आपको स्टेप्स पता होने चाहिए, रट्टा नहीं लगाना। इसका मतलब है रट्टा आपने सिर्फ लगाना है एक ही चीज का, ऊपर वाले टेबल का और इसकी हेडिंग्स का, ऊपर वाले टेबल का और इसकी हेडिंग्स का, बाकी आपने सारी चीजें समझनी है। अच्छा हाँ, ये लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के बेनिफिट्स हैं, इसकी हेडिंग्स आपको याद होनी चाहिए, अंदर बेसिक आप आइडिया लिख सकें। तो समरी ये कि टेबल आपको याद करना है, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के जो बेनिफिट्स हैं ये आपको सर रीजनेबल तक याद करने, और मार्केट एंट्री बैरियर्स में 4 फेजेज हैं, यानी 4 तरीके की चीजें, 4 हेडिंग्स डली हुई हैं, इनमें लिखना क्या ये आपको पता होना चाहिए, बाकी सिर्फ आपने रीड करना है। 2 इंपॉर्टेंट मैंने एरियाज आपको बता दिए, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। चलो जी, इसे लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में मैंने आपको 2 पॉइंट्स बता दिए जिसका आपने रट्टा मारना है, टेबल आपने याद करना है, ठीक है जी, और फिर इसके बाद सर आपने बेनिफिट्स को आपने याद करना है और वो एंट्री एग्जिट के बारे में छोटा सा आपको जो मालूमात हो। अच्छा, 5 केस स्टडीज आपने इस पर सॉल्व करनी है और हर अटेम्प्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बीसीजी मैट्रिक्स, देखिए बीसीजी मैट्रिक्स में शुरू में है डिस्कशन, ठीक है, ये पूरी डिस्कशन, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, ग्रोथ किस मार्केट में, हाई ग्रोथ क्या होती है, मार्केट शेयर क्या है, ये सारी डिस्कशन आपने सिर्फ रीड करनी है, ये सारी डिस्कशन और अच्छे से दिमाग में बिठा लेनी है। रट्टा आपने मारना है सर इस टेबल्स का, 4 जो टेबल्स आ रहे हैं और उनमें भी जो मेन रट्टा है वो आपने डालना है सर स्ट्रेटजीज और स्ट्रेटजीज के ऊपर, यानी ये जो आपके पास लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है और की डिसीजन है इस पे, ठीक है जी, ये स्ट्रेटजीज, इसकी आपने जो है वो ज्यादा इसका तो पक्का रट्टा मारना है, ठीक है जी। ये आगे जी स्ट्रेटजीज, टेबल आपने याद करना है, स्ट्रेटजीज पे आपने मेन ध्यान देना है, ठीक है जी। ये आगे जी की डिसीजन एंड स्ट्रेटजीज, ठीक है जी, ये आपने प्यारे भाई रट्टा मारना है ऐसा। अच्छा, फिर सर ये आपने सिर्फ रीड करना है, डिजायर्ड मूव क्या होने चाहिए, ठीक है जी। फिर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी रीड कर लेना, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है इसको। फिर सारी इसकी जो केस स्टडीज इसी की नीचे आ रही हैं, ठीक है जी, तो हम ये कह सकते हैं कि सर आपने रट्टा मारना है टेबल का फॉर ईच स्ट्रेटजी। अच्छा, फिर नीचे अगर और आओगे ना इसकी केस स्टडीज के बाद, तो ये आ रही है जनाब वीकनेस, और सुनना, बीसीजी मैट्रिक्स की वीकनेस, ठीक है जी, रुक जाए, ये केस स्टडीज चल, ये वीकनेस है। वीकनेस में मैंने बहुत डिटेल में चीजें लिखी हैं,
आप चाहो तो किताब की टोटल आधे पेज की वीकनेस है वो याद कर सकते हो, इसको आपने अच्छे तरीके से समझ लेना है। वीडियो लेक्चर आप देख लें और वो सर जो 5-6 हेडिंग्स की चीज है वो आप याद कर लें, भले याद इसमें से ना करें, ठीक है जी। तो इफेक्टिवली आपने वो टेबल याद करने बीसीजी मैट्रिक्स के, और साथ में वीकनेस आपने याद करनी है। वीकनेस आप चाहें तो किताब से याद कर लें। अच्छा, फिर बीसीजी मैट्रिक्स की यूटिलाइजेशन, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज और वीकनेस को अंडरस्टैंड करना है मेरे नोट से, ठीक है जी। रट्टा मारना है आपने किताब से, जो 4-5 पॉइंट्स आपको किताब में दिए। इसकी भी एटलीस्ट आपने 5 केस स्टडीज सॉल्व करनी है, और ये भी हर अटेम्प्ट के लिए ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है, ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है, पक्का जी। चलो जी, एक हमारे पास सर छोटा सा एरिया है कंपटीशन एंड मार्केट। ये चैप्टर ना बिल्कुल शुरू में आता है, कोई 2-2.5 पेज का। इस एरिया में से आपको करना क्या है सर, इस एरिया में आपको मार्केट की डेफिनेशन दी हुई है, रीड कर लेना, ठीक है जी। समझ लेना मार्केट कितने टाइप की होती है, प्रोडक्ट के हिसाब से डिफाइन होती है, कस्टमर के हिसाब से डिफाइन होती है। जैसी मार्केट वैसा प्रोडक्ट, बिजनेस स्ट्रेटजी, छोटी सी हेडिंग डली हुई है, रीड कर लेना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सेगमेंट की डेफिनेशन रीड कर लेना, ठीक है जी। की डिसीजंस समझ लेना, रीड कर लेना, ठीक है जी। अच्छा, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें रट्टे वाली कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। रट्टा आपने लगाना है सर, जो पोर्टर ने इंडस्ट्री को 5 टाइप्स की इंडस्ट्रीज में तोड़ा है ना, आपने बस इसका रट्टा मारना है बस, और कुछ भी नहीं करना, और कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, डन। तो अगर हम देखें मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास कंपटीशन में सिर्फ टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज का रट्टा मारना है, बाकी सारी चीज़ों को आपने रीड कर लेना है, एक केस स्टडीज़ के ऊपर देख लेना बस, ठीक है जी। और वो आपको केस स्टडीज़ में मिल भी जाएगी। फिर हमारे पास आता है जी स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स एंड मार्केटिंग सेगमेंट्स, ठीक है जी। मार्केट सेगमेंटेशन, इस पे सवाल आ चुका है 2 अटेम्प्ट्स पहले, ठीक है जी। तो अगर हम इस पे जाएं तो हमारे पास सर, अगर आप उठा के देखें ना, शुरू में आपको उसने बताया कि जी स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स क्या होते हैं, ठीक है जी। मार्केट सेगमेंटेशंस क्या होती हैं, इन 2 चीज़ों पे बात की है उन्होंने, ठीक है जी। कि सिमिलर स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो कंपेटिटर्स आपके, तो आप उनको ग्रुप कर देते हैं कि यार ये मेरा एक स्ट्रेटेजिक ग्रुप हो गया, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपने रट्टा नहीं मारनी, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ दिमाग में रखनी है बस, रीड करनी है, रीड करनी है, समझ लेना है अच्छे तरीके से। रट्टा आपने मारना है जनाब मार्केट सेगमेंटेशन में इस चीज़ का, और बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन का, कि मार्केट को सेगमेंटाइज कैसे करते हैं, ठीक है जी। मार्केट को सेगमेंटाइज कैसे करते हैं, मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब क्या है, सेगमेंटाइज कैसे करते हैं, ठीक है। बाकी याद रखिएगा, ठीक है जी। अच्छा, फिर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होती है, रट्टा इसमें भी मारने का वो कोई ज़रूरत नहीं है। और ये पूरा जो एरिया है ना, ये 2 पेज का, ये केस स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से केस स्टडी आ सकती है, आपको एग्जामिनर ये कह सकता है कि बताएं यार इन 4-5 कंपनीज में से किन को ग्रुप करना चाहिए, ठीक है जी। सेगमेंटेशन कैसे करनी चाहिए, बेसिस बताएं इसकी। तो याद रखिएगा, इसमें रट्टा मारने वाली सिर्फ एक चीज़ आपने देखी, वो क्या है, वो है बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन, और ये सारी चीज़ें, ठीक है। मार्केट सेगमेंटेशन और उसकी बेसिस, तो बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन का रट्टा है। बाकी सिर्फ कॉन्सेप्ट्स आपने लेने ताकि आप केस स्टडीज सॉल्व कर सकें। कम से कम 2 केस स्टडीज आपने इसमें सॉल्व करनी है। तो अगर मैं देखूं तो सर इस पूरे चैप्टर में पोर्टर 5 फोर्सेज में आपने रट्टा मारना है सर, उसके 5 पिलर्स के पॉइंट्स का। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में वो टेबल है जिसमें सारी की सारी चीज़ें दी हुई हैं। बेनिफिट्स ऑफ लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, बीसीजी मैट्रिक्स के अंदर टेबल्स दिए हुए 4, और आपके पास सर वीकनेस का आपने रट्टा मारना है, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज और बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन। बाकी पूरे चैप्टर में आपने सिर्फ चीज़ें समझनी है, अच्छे तरीके से जहन में डालनी है, और कम से कम इस पूरे चैप्टर में आपको 18 से 20 केस स्टडीज सॉल्व करनी है, और हमने इतनी केस स्टडीज इस चैप्टर में कवर भी की हुई हैं, ठीक है जी। बढ़ते हैं सर अगले चैप्टर की तरफ। अच्छा जी, मेरे पास सर चैप्टर 7 के बाद फिर मैंने उठाना है चैप्टर 9, ठीक है जी। चैप्टर 9 है मेरे पास एथिकल डिसीजन मेकिंग का। इसमें रट्टा लगाने वाली चीज़ें इतनी नहीं है, लेकिन इसमें समझने के बाद केस स्टडी सॉल्व करने की बहुत सारी चीज़ें। सर ये चैप्टर है, देखिए मैं अपना किताब से ना थोड़ी सी एडिशनल चीज़ें इसमें कवर कराई हैं। सोर्सेज ऑफ एथिक्स, एथिकल कोड्स कहाँ से आते हैं, कौन हमें बताएगा कि यार काम ऐसे करना है और ऐसे नहीं करना, ठीक है जी। ये लिस्ट आपको अपने जहन में रखनी है। ये एथिक्स डिफाइंड, मॉरल प्रिंसिपल्स, ये सारी चीज़ें आपको रीड कर लेनी है, रट्टा नहीं मारना है इसका। सिर्फ ये जो लिस्ट है ऊपर, ये आपने अपने जहन में रखनी है, ठीक है जी। अच्छा, फिर बिजनेस एथिक्स, ये क्या है जी, बिजनेस एथिक्स होता क्या है, ठीक है। इसके बारे में आपने चीज़ें रीड कर लेनी है, और रीड करने के बाद आपने अल्लाह के वास्ते ये सीक्वेंस जहन में रखनी है कि किस सीक्वेंस से हम चीज़ें अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये सीक्वेंस का आपने जो है ना वो रट्टा मारना है। अच्छा, अब इसके बाद आती है जी कॉर्पोरेट वैल्यूज़।
ये जो हेडिंग्स है ना, ये जहन में रखना। अगर आपको केस स्टडी सॉल्व करना होगा ना, तो इंटेग्रिटी का मतलब आपको पता होना चाहिए, आपको जो है वो इनोवेशन का मतलब पता होना चाहिए, कस्टमर फोकस, रट्टा नहीं मारना, नो रट्टा नो रट्टा नो रट्टा नो रट्टा नो रट्टा, ठीक है जी। फिर ये आता है जी बिजनेस सेंस ऑफ एथिक्स। अब इसके अंदर आपको सर चीजें याद करनी है, एग्जाम्पल सिर्फ रीड करनी है, बाकी चीजें ध्यान में रखनी है। 5 हेडिंग्स हैं, याद करनी है हेडिंग्स, ये 5 जो है वो पॉइंट्स याद करने हैं और एग्जाम्पल्स आपने अपने जहन में रखनी है, बाकी कुछ नहीं करना। हाँ सर, आपने ये जो 4 हेडिंग्स हैं, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, कमिटमेंट और ये 4 चीज़ों का आपने रट्टा मारना है, ठीक है जी। तो इसका मतलब है रट्टे वाली चीज़ें हमारे पास आ गई। ऊपर से आपने लिस्ट रीड कर लेनी है, वो 5-6 जो मैंने आपको बताई, ठीक है। कॉर्पोरेट वैल्यूज़ आपने बस समझ लेनी है, बिजनेस सेंस ऑफ एथिक्स ये, और इसके बेनिफिट्स, ये जो बेनिफिट्स हैं 4, ये 4 बेनिफिट्स हैं, एम्प्लॉय कमिटमेंट, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, कस्टमर सेटिस्फेक्शन और प्रॉफिट, ये आपने याद करने, ठीक है। उसके नीचे शुरू हो जाते हैं 2 मॉडल्स में आपने कुछ याद नहीं करना, स्टेप्स समझने और केस स्टडी सॉल्व करनी है बस, और कुछ भी नहीं करना आपने, ठीक है जी। तो याद रखिएगा फ्रेमवर्क की आपने कम से कम 5 केस स्टडी सॉल्व करनी है और एक केस स्टडी आपने जो है ना वो बिजनेस एथिक्स और उसके बेनिफिट्स पे सॉल्व करनी है। रट्टा मारने वाली चीजें ऊपर की लिस्ट है पहली, ठीक है जी। दोबारा मैं आपको वहां ले जाता हूं सर, ये लिस्ट आपको सर रीड कर लेनी है, दिमाग में रखनी है, ठीक है जी। आपने सर ये रीड कर लेना है, सिर्फ ये सीक्वेंस आपने दिमाग में रखना है, रट्टा मारना है इसका इफेक्टिवली। इसमें आपने सिर्फ सर जो नाम आ रहे हैं और इनकी डेफिनेशन, इनको रीड कर लेना है और पता होना चाहिए आपको इंटीग्रिटी का मतलब क्या है और इनोवेशन का मतलब क्या है। सर ये आपने 5 पॉइंट्स याद करने हैं, एग्जाम्पल सिर्फ रीड कर लेनी है, ये 4 हेडिंग्स आपको याद करनी है और बाकी आपने केस स्टडी सॉल्व करनी, ठीक है जी। एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। चलो जनाब, तीसरा चैप्टर हमारे पास जो हम कवर करेंगे वो हमारे पास होगा आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क, ठीक है जी। ये एक मैनेजेरियल पोर्शन का चैप्टर नहीं है, फाइनेंशियल पोर्शन का चैप्टर है। आज तक इस पर कोई सवाल नहीं आया, सिर्फ एमसीक्यूज आए, लेकिन इस पर सर एक अच्छी केस स्टडी बन के आ सकती है। चैप्टर के शुरू में सर रिस्क की डेफिनेशन दी है, कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रीड कर लें, ठीक है जी। फिर आपको प्योर रिस्क और सिस्टमैटिक रिस्क या स्पेक्युलेटिव रिस्क, इन 2 की डेफिनेशन यहां याद रखनी है, दिमाग में रट्टा मारना है इसका, लेकिन आपको यह आइडेंटिफाई करना आना चाहिए किसी भी केस के अंदर और उसको फिर मिटिगेट कैसे करना है, कंट्रोल कैसे करना है, यह आपको पता होना चाहिए। यानी आइडेंटिफिकेशन और कंट्रोल, ये आपको जो है वो केस के अंदर पता होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट एरिया केस के लिए, ठीक है जी। तो आपने सिर्फ स्पेक्युलेटिव उसकी जो है वो प्योर स्पेक्युलेटिव रिस्क की डेफिनेशन देखनी है और आइडेंटिफिकेशन और मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। इस पर्टिकुलर नोट्स के अंदर हमने क्लास में कुछ 4-5 केस स्टडीज कवर की थी, वो आप इसी के अंदर ही देख लीजिएगा, ठीक है जी। फिर हमारे पास आता है रिस्क मैनेजमेंट का प्रोसेस, ठीक है जी। तो रिस्क मैनेजमेंट के प्रोसेस के अंदर 3 हेडिंग्स हैं, कल्चर, स्ट्रक्चर और प्रोसेसेस, ठीक है जी। इनके की पॉइंट्स आपने अपने जहन में रखने हैं, वर्ड टू वर्ड रटा नहीं मारना है, लेकिन जहन में जरूर रखने हैं 3 एस्पेक्ट्स, कल्चर, स्ट्रक्चर और प्रोसेस, ठीक है जी। फिर जी इसके बाद एक और हेडिंग आती है सर हमारे पास, अच्छा ये जो तुम्हारे पास रेगुलेटरी, इसको नीचे से देख लेते हैं। रिस्क मैनेजमेंट इज अ कॉर्पोरेट इशू, ये आपने अच्छे तरीके से रीड कर लेना है, रट्टा नहीं मारना इसका, ठीक है जी। लेकिन सर आपके पास जो एसईसीपी के डायरेक्टिव्स के हिसाब से डायरेक्टर्स का रेगुलेटरी रोल है, ये आपने रट्टा मारना है, ठीक है जी। रेगुलेटरी रोल्स ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है जी। फिर हमारे पास सर अच्छा ये रट्टा मारते हुए ना ये 3 हेडिंग्स हैं, ये याद नहीं करना अल्लाह के वास्ते, सिर्फ उसको समझ लेना, रिस्क एपेटाइट क्या होता है, पॉलिसी क्या और लिमिट्स क्या है, ठीक है जी। फिर हमारे पास सर रिस्क मैनेजमेंट का पूरा एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स आपको भैया इनकी हेडिंग्स अच्छे से याद कर लेनी है और इनका कंटेंट आपने इस हद तक दिमाग में रखना है कि आप लिख सकें। लेकिन अगेन मेरे हिसाब से इतना आउट आने का चांस कम है, लेकिन हाँ इस पे आराम से एमसीक्यूज बन के आ सकते हैं अगर आप इसको थॉरली देख लें, ठीक है जी। और 10 नंबर के एमसीक्यूज में 4-5 एमसीक्यूज इससे आ सकते हैं, ठीक है जी। तो एलिमेंट्स की आपने हेडिंग्स हैं याद रख लेनी है। फिर सर एंड पे आगे हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। ये स्ट्रक्चर ऑफ रिस्क मैनेजमेंट में क्या चीज़ देख के सर रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बनाया जाता है, ठीक है जी। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑपरेशंस है, लीगल रिक्वायरमेंट है, साइज ऑफ द कंपनी है, इसका आपको सर रट्टा लगा हुआ होना चाहिए।
और ये याद रखिएगा, इस पे एक छोटा सा केस बन के आ सकता है। तो केस स्टडी के लिए प्योर और स्पेकुलेटिव रिस्क का आइडेंटिफिकेशन और असेसमेंट, और आखिर में आगे सर हमारे पास जो स्ट्रक्चर ऑफ रिस्क मैनेजमेंट है कि जी एक रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट किस तरह का होना चाहिए, ये आपने सर दिमाग में रखना है। तो रट्टा लगाने वाली चीज़ों की लिस्ट मैंने सर यहाँ आपको दे दी है। इसमें से भी सर अगर आपने ये जो नीचे की चीज़ें आ रही हैं, इसमें भी आपने सर याद रखिएगा, हेडिंग्स याद करनी है तरीके से, बाकी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग लेनी है। और इस पूरे चैप्टर में सर प्योर और स्पेकुलेटिव रिस्क के ऊपर हमने चैप्टर के को पढ़ते हुए ही केस स्टडी सॉल्व किए हैं, वो आपने अपने पास जो है वो उसको दोबारा सॉल्व कर लेना है और जहन में रखना है। रट्टा लगाने वाली चीज़ इसमें कोई नहीं है, ये मोटी मोटी हेडिंग्स आपने जहन में रखनी है। ठीक है जी, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। चलो मेरे बच्चों, हम जो चौथा चैप्टर शुरू करेंगे वो हमारे पास इंटरनल एनालिसिस का होगा, और इंटरनल एनालिसिस इस पूरे सिलेबस का सबसे लेंदी चैप्टर है। तकरीबन इसमें 10 एस्पेक्ट्स हैं जो हमने कवर करने हैं। ठीक है जी, सबसे पहले सर 3 छोटे छोटे एस्पेक्ट्स हैं। वैल्यू की डेफिनेशन है, मेथड्स वैल्यू क्रिएट करने के, और सोर्सेज ऑफ वैल्यू। सर ये नोट्स में आपको यही मिल जाएंगे, वैल्यू की डेफिनेशन, मेथड्स और सोर्सेज, ये 3 का आपने रट्टा मारना है। ठीक है जी, रट्टा मारने का मतलब सर आपको पता होना चाहिए कि मेथड्स की जो वैल्यू जो है वो उसकी क्रिएट करने के 2 मेथड है। या तो आप कॉस्ट कम कर दें अपनी, और पूरी मार्केट में सबसे बेस्ट जो है वो कॉस्ट के हिसाब से आप एक कंपनी बन जाएं कि इसकी लोएस्ट कॉस्ट हो, ताकि आप लोएस्ट प्राइस चार्ज करके मार्केट को जो है वो कैप्चर कर सकें। दूसरा तरीका ये कि सर आप जो है वो अपने प्रोडक्ट को ऐसा डिफरेंशिएट करें कि लोग कहेंगे यार इसका प्रोडक्ट है, बाकी के सब बेकार है। ठीक है जी, तो इस तरह की चीज़ें इसके अंदर, ये पहले पेज पे आपको तीनों चीज़ें आराम से मिल जाएंगी। अच्छा जी, फिर हमारे पास सर सबसे इंपॉर्टेंट एरिया जो किसी भी अटेम्प्ट का होगा वो वैल्यू चेन होगा। अब वैल्यू चेन एक लेंदी एरिया है। ठीक है जी, दिमाग में रखिएगा, वैल्यू चेन में आपने सबसे पहले ये सारी चीज़ें आपने रीड करनी है। परफेक्शन लेवल, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ये सारी चीज़ें आपने दिमाग में रखनी। रट्टा नहीं मारना। रट्टा आपने मारना इन एक्टिविटीज़ का, प्राइमरी एक्टिविटीज़, उसके अंदर जो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ आ रही हैं, ऑपरेशंस, इनपुट, ठीक है जी, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग, सर्विसेज। ठीक है जी, सेकेंडरी एक्टिविटीज़, इसमें जितनी एक्टिविटीज़ आ रही हैं वो आपने अपने पास रट्टा मारना है। अच्छा, फिर इस हैंडआउट के बाद आपको सर मैंने एक और हैंडआउट दिया होगा जो केस स्टडीज आ रही होंगी इंटरनल एनालिसिस की, उसमें आपके पास सर एडिंग वैल्यू अ स्ट्रेटेजिक टास्क, इंटरेक्शन बिटवीन कॉर्पोरेट एंड इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज। ठीक है जी, ये 2 चीज़ें आपको मिलेंगी जो केसेस में आपको मिलेंगी। वहाँ आपने जो है वो केसेस इसके देखने, इस पर एक केस स्टडी मैंने बनाई हुई है। यानी रट्टा आपने सिर्फ एक्टिविटीज़ का मारना है और मेथड्स ऑफ एडिंग वैल्यू का आपने मारना है। बाकी आपने सारी चीज़ें जो है वो क्या करना है, सिर्फ रीड करना है और केस स्टडी सॉल्व करनी है इसके अंदर। फिर हमारे पास सर क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स और ये आ जाएंगे, KPIs आ जाएंगे। सर इसमें आपने सिर्फ जॉनसन एंड स्कॉल्स मॉडल की वो रीड करना है सर, आपने स्टेप्स याद करने हैं। बाकी क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्या होता है, KPIs क्या होता है, इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन है। और याद रखिएगा, पेपर में सवाल आ सकता है कि आपको वो दे दे एक सिनेरियो और आपसे कहे कि बताएं इसमें क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्या होना चाहिए, और उसके हिसाब से आप KPIs डिफाइन करें। ठीक है जी, तो ये आप देख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, फिर KPIs के बाद जॉनसन स्कॉल्स मॉडल आपने देख लेना, इसके स्टेप्स आपने याद कर लेने। ठीक है जी, फिर हमारे पास है मेरे बच्चों बेंचमार्किंग। इसमें बेंचमार्किंग के अंदर स्टेप्स, बेंचमार्किंग कैसे की जाती है, स्टेप्स, मेथड्स और डाटा के सोर्सेज के। एक्सटर्नल बेंचमार्किंग का डाटा का सोर्स क्या है, रट्टा। ठीक है जी, रट्टा और सोर्सेज डाटा, रट्टा। ठीक है जी, रट्टा का मतलब है वर्ड टू वर्ड नहीं, रीजनेबल हद तक। ठीक है जी, अच्छा जी, बेंचमार्किंग पे केस स्टडीज आपने देखनी है 2-3। ठीक है जी, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर पे 2-3 केस स्टडीज देखनी है आपने। अच्छा जी, रिसोर्सेज, कॉम्पिटेंसीज एंड कैपेबिलिटीज, इसमें आपने सिर्फ थ्रेशोल्ड और कॉम्पिटिटिव सोर्सेज, रिसोर्सेज, कॉम्पिटेंसीज, कैपेबिलिटीज, इनको आपने सर इनकी डेफिनेशन याद करनी है। और आपको अंडरस्टैंडिंग इसकी ऐसी लेनी है कि अगर केस स्टडी में आपको कहा जाए कि बताएं इसमें थ्रेशोल्ड रिसोर्स कौन सा है और कॉम्पिटिटिव रिसोर्स कौन सा है या यूनिक रिसोर्स कौन सा है। सर मेरे पास थ्रेशोल्ड कॉम्पिटेंसी क्या है और मेरे पास सर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जिस कॉम्पिटेंसी से मुझे मिले
वो कौन सी कॉम्पिटेंसी है। तो ये अंडरस्टैंडिंग आपने रखनी है, ठीक है जी, और आपने इस पे केसेस सॉल्व करने हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, ये डेफिनेशंस आपने याद कर लेनी है। अच्छा, फिर रिसोर्सेज एंड कॉम्पिटेंसीज में ये जो हेडिंग्स डली हुई है ना, ह्यूमन रिसोर्स, फिजिकल रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स, इंटेलेक्चुअल रिसोर्स, ये आपने याद करने हैं, ठीक है जी, याद करने हैं आपने, ठीक है। अच्छा जी, फिर अगर हम नीचे आते हैं जनाब, तो हमारे पास जो है वो एक और चीज़ आती है। अच्छा, ये सारे को आपने रीड करना है। थ्रेशोल्ड कॉम्पिटेंसी की आपने डेफिनेशन याद करनी है। हाँ, ये एक चीज़ है जो इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टर्स ऑफ सस्टेनेबल कॉम्पिटेंस, क्या सस्टेनेबल कॉम्पिटेंस में कैरेक्टर्स होने चाहिए कि वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे आपके साथ रहें और आपको लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर जो है वो बेनिफिट दें, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें स्टेप्स वगैरह। अच्छा, फिर ये जो कोर कॉम्पिटेंसी एंड सिलेक्शन ऑफ मार्केट है, ये सिर्फ रीड करना है, ठीक है जी। भाई यहां से आपने ये स्टेप्स देखने, और आपके पास सर ये दो जो है ना वो कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आपको याद करनी है। तो याद करने वाली चीज़ें हमारे पास सर डेफिनेशन हो गई थ्रेशोल्ड और कॉम्पिटिटिव रिसोर्सेज एंड कॉम्पिटेंसीज की, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए सस्टेनेबल कॉम्पिटेंसीज के, और स्टेप्स आप ये रट्टा मारना है, बाकी आपने सिर्फ अंडरस्टैंडिंग लेनी है। कैपेबिलिटीज़ में डायनेमिक कैपेबिलिटीज़ की डेफिनेशन आपने देखनी है, ठीक है जी। और मैं आपके सामने रख देता हूँ, ये आपने सर कैपेबिलिटीज़ और डायनेमिक कैपेबिलिटीज़ की डेफिनेशन में पॉइंट्स देख लेने सर, ठीक है जी। फिर सर हमारे पास है जनाब कॉस्ट एफिशिएंसी एंड स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी, इसको आपने अच्छे तरीके से समझ लेना है, ठीक है जी। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का आपने डेफिनेशन मतलब डिफरेंस आपने अपने जहन में रखना है, रट्टा नहीं मारना, रट्टा आपने सिर्फ कैपेबिलिटीज और डायनेमिक कैपेबिलिटीज का हिसाब किताब देखना है, बाकी कुछ नहीं करना। अच्छा जी, फिर ये जो दो चीजें आ रही है, वेज टू अचीव कॉस्ट एफिशिएंसी, भैया ये आपको याद होनी चाहिए, और इसको याद करने के लिए रट्टा मारने की जरूरत नहीं। इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या है और इकोनॉमीज ऑफ स्कोप क्या है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब है एक प्रोडक्ट के बेपना यूनिट्स बना दो, इकोनॉमीज ऑफ स्कोप का मतलब है बहुत सारे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर लो, ठीक है जी, ताकि आपकी कॉस्ट कम हो जाए। ये देख लेना जी, ये कॉस्ट हासिल करने के, कॉस्ट एफिशिएंसी हासिल करने के तरीके। फिर जनाब हमारे पास एक हेडिंग है कस्टमर नीड्स, ये सिर्फ आपने अंडरस्टैंड कर लेना है, और लिस्ट ऑफ रीजन, कस्टमर क्यों गुड्स बाय करते हैं, ये आप नोट्स के अंदर देख लेंगे, आपको मिल जाएगा। 4 P's ऑफ मार्केटिंग, बहुत अच्छे तरीके से इसकी चारों हेडिंग्स का रट्टा मारना है, इसमें क्या क्या करते हैं हम, ठीक है जी, और इस पे केस स्टडीज आपने सॉल्व करनी है। ये देख लेना मेरे प्यारे बच्चों, एक अच्छा खासा बड़ा चैप्टर है, आई होप आप इसको देख लेंगे। एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं हम जनाब। अच्छा जनाब, हमारे पास फिर आता है पेस्टल। अब देखिए पेस्टल में आपके पास चैप्टर है काफ़ी सारे। सबसे पहले आपने सर पॉलिटिकल उठाना है, इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस, ये लिस्ट है सर, ये आपने नोट्स से याद करनी है। मैं आपको नोट्स इसके दूंगा, एक 7 पेज का डॉक्यूमेंट है, 5 पेज का, उसमें सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इकोनॉमिक के भी, पॉलिटिकल के भी, सोशल के भी, आपने वहां से रट्टा मारना और कुछ भी नहीं करना। आपने अपने नोट्स में से सिर्फ 4 तरीके जिससे आप गवर्नमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं वो आपने याद करने हैं बस, ठीक है जी। जब इकोनॉमिक में आएंगे तो मैक्रो और माइक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है, इसकी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग लेनी है, रट्टा नहीं मारना। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, अल्लाह के वास्ते ये इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होंगे लीडिंग, लैगिंग, ठीक है जी, इस तरह के 3 इंडिकेटर्स होंगे, फ्यूचरिस्टिक, पास्ट और करंट, ठीक है जी। तो इनका आपने रट्टा मारना है। इन इंडिकेटर्स का नोट्स खोलेंगे ना, लैगिंग इंडिकेटर्स, लीडिंग इंडिकेटर्स, सिर्फ आपको इस तरह नजर आ जाएगा, करंट इंडिकेटर्स, ये आपने रट्टा मारना है। सोशल वाले का सर अगेन मैं आपको बता रहा हूं, मेरे जो नोट्स हैं 7 पेज के, उसमें से आपने फैक्टर्स रट्टा मारने बस, ठीक है जी। और लीगल का भी आपने यही करना है, बस से वो 7 पेज का अगर आप रट्टा मार लोगे, 5 पेज या पता नहीं 7 पेज अभी हम देख लेते हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, सबका काम हो जाएगा। सिर्फ आपने पॉलिटिकल के अंदर इंटरेक्शन बिटवीन गवर्नमेंट, ये आपने अच्छे तरीके से देखना है, ठीक है जी। 4 हेडिंग्स हैं, और इंडिकेटर्स का आपने जो सर ये जो इंडिकेटर्स हैं इसको आपने अलग से याद करना है, यानी वो नोट्स, ठीक है जी, इंटरेक्शन और इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, बस ये आपने याद करना है, बाकी कुछ भी आपने नहीं करना है इसके अंदर, ठीक है जी। देख लेना, इसमें सिर्फ केस स्टडीज आपने सॉल्व करनी है पेस्टल के अंदर, और कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना आपने, ठीक है जी। स्टेप और आगे बढ़ते हैं जनाब, आईटी पे देखते हैं, सिर्फ 7 पेज का हैंड आउट है जो आपको याद करना है। चलो मेरे बच्चों, आखिरी चीज हम देखने जा रहे हैं सर, हमारे पास जो आईटी का एरिया है ना, आईटी के एरिया में कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट हैं, कुछ चीजें जो है वो बस रीड करने की है। इम्पैक्ट ऑफ आईटी ऑन ऑर्गेनाइजेशनल चेंज और टेक्निक्स अफेक्टिंग वर्क,
ठीक है जी भैया, ये इसकी हेडिंग्स आपने रट्टा मार लेनी है। ठीक है जी, हमारे पास डी लेयरिंग क्या है, आउटसोर्सिंग क्या है, इस तरह की चीज़ें आपने रट लेनी है। ये 2-3 दफ़ा टेस्ट हो चुकी हैं। ठीक है जी, मेन कॉन्सेप्ट्स आप अंडरस्टैंड कर लें, हेडिंग्स आप अच्छे तरीके से याद कर लें। फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। ठीक है जी, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स का मतलब है सर हमारे पास कितने टाइप के इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं, कौन सा इंफॉर्मेशन सिस्टम किस काम आएगा, कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स आपने सर इसके याद करने हैं और बिल्कुल बेसिक जो है वो अंडरस्टैंडिंग। और स्कोप का मतलब यह है कि EIS है वो किस काम आएगा। ठीक है जी, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम है वो किस काम आएगा, एक्सपर्ट सिस्टम है वो किस काम आएगा, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है जी, तो ऊपर की 2 में हेडिंग्स याद करनी है, इसमें हेडिंग्स के साथ साथ थोड़ा सा जो है वो चीज़ें याद कर लेनी। फिर डाटा एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एक हेडिंग होगी, उसको सिर्फ अंडरस्टैंड कर लेना है। इम्पैक्ट ऑफ IT इम्पैक्ट्स ऑन ऑर्गेनाइजेशन, 3 पॉइंट्स इसके अंदर जो दिए हैं वो याद कर लेना, बाकी अंडरस्टैंड कर लेना। ठीक है जी, थ्रेट्स और कंट्रोल्स। थ्रेट्स कौन कौन से, एरर हो सकता है, ह्यूमन एरर हो सकता है, सिस्टम बैठ सकता है, इस तरह के थ्रेट्स दिए हैं, हेडिंग्स याद करनी है। और उनको मिटिगेट करने के लिए जो कंट्रोल्स हैं उनकी भी हेडिंग्स याद करनी है और ब्रीफ डिटेल्स याद करनी है, अंडरस्टैंड कर लेना है बाकी की चीज़ों को। ठीक है जी, फिर डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज में इंट्रोडक्शन और 5 डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज का बिल्कुल आपको बेसिक आइडिया हो, लिख सकते हो आप, हेडिंग्स आपने याद कर लेनी है और कुछ भी नहीं करना। यानी इसका मतलब है IT के चैप्टर में हेडिंग्स याद करनी है अच्छे तरीके से और सर फिर उसके अंदर जो चीज़ें दी हुई हैं वो अंडरस्टैंड कर लेनी है इस हद तक कि आप उसको जो है वो लिख सकें अगर एग्जाम में कहें। ठीक है जी, देखिए मैंने आपके सामने सर पूरा कोर्स खोल के रख दिया है। ठीक है, चलो मेरे बच्चों हम बात कर लेते हैं सीक्वेंस के ऊपर कि रिवीजन में सीक्वेंस क्या रखना है। आपने सबसे पहले फाइनेंशियल पार्ट को उठाना है, सारे क्लास में जो मैंने सवाल कराए वैक के पहले आपने क्वेश्चन सारे सॉल्व करने हैं, फिर आपने सर उठाना है फॉरेक्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वर्किंग कैपिटल के सारे क्वेश्चन जो मैंने क्लास में कराए और बजटिंग और NPV के सारे क्वेश्चन वो जो मैंने क्लास में कराए। पहले कोई बेंचमार्क क्वेश्चन नहीं उठाना, ये सब कर लो। उसके बाद फिर इसी सीक्वेंस में आपने बेंचमार्क क्वेश्चन उठाने हैं, इसी सीक्वेंस में। ठीक है जी, पहले वैक, फिर फॉरेक्स, फिर वर्किंग कैपिटल और फिर NPV और बजटिंग। ऐसे भी कर सकते हो कि क्लास के सारे लेक्चर्स या सारे क्वेश्चन देखने के बाद जब आप सर बेंचमार्क क्वेश्चन उठाओ तो सर डेली इनका एक एक क्वेश्चन कर लो, एक एक क्वेश्चन डेली कर लो। अगले 8-10 दिनों में तुम्हारे जो है वो रिवीजन कंप्लीट हो जाएगी इसकी, क्योंकि हमारे पास बेंचमार्क है ही क्वेश्चन 7, 8 और 10 के करीब है हर टॉपिक के। ठीक है जी, अच्छा थ्योरी आपने कैसे कवर करनी है मेरे प्यारे बच्चों, आपने थ्योरी को रोज 1 से 1.5 घंटा देना है और आपने थ्योरी में सबसे पहले जो चीज रिवाइज करनी है वो कॉम्पिटिटिव फोर्सेस के अंदर मौजूद ये 3 टॉपिक्स हैं। कौन से 3 टॉपिक्स? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, BCG मैट्रिक्स और स्वॉट एनालिसिस। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, BCG मैट्रिक्स करना और फिर स्वॉट एनालिसिस उठाना, और जो टॉपिक करते जा रहे हो साथ साथ उसकी केस स्टडीज करनी है। ये वाले टॉपिक्स के बेंचमार्क क्वेश्चन साथ साथ नहीं करने हैं, ये पहले क्लास के लेक्चर सारे दोहरा लेना, फिर सारों के बेंचमार्क क्वेश्चन एक एक करके करना। और थ्योरी में जो चैप्टर कवर करते जाओ साथ में बेंचमार्क क्वेश्चंस कवर करते जाओ और साथ में इनकी केस स्टडीज कवर करते जाओ। पहले इसमें से 3 पार्ट्स आपने देखने हैं, फिर आपने इंटरनल एनालिसिस का मुकम्मल चैप्टर देखना है, मुकम्मल चैप्टर देखना है, डन। फिर आपने एथिकल डिसीजन मेकिंग में AAA मॉडल और टकर मॉडल पे एक एक सवाल सॉल्व करना है, और सर एथिक्स की बिजनेस के लिए क्या इंपॉर्टेंस है इसकी आपने एक समरी बना के रट्टा मार लेना उसका। ठीक है सर, पेस्टल और स्वॉट ये आपने मेरे डॉक्यूमेंट से कवर करना है, जो मैंने आपको अभी पीछे वीडियो में बताया भी है, जब जो थ्योरी मैं बता रहा था इस पे मेरे एक एक डॉक्यूमेंट है, सिर्फ वो आपने रट लेना है और इसकी कोई 3-3, 4-4 केस स्टडीज आपने सॉल्व करनी है। IT के पूरे चैप्टर को सबसे एंड में कवर करना, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है, बस सिर्फ आपने कुछ पॉइंट्स हैं वो याद करने। तो सीक्वेंस क्या होगा? क्लास लेक्चर्स, वैक, फॉरेक्स, वर्किंग कैपिटल, बजटिंग एंड NPV, ये क्लास लेक्चर्स यानी क्लास में जो सवाल कराएं, देन फिर उसके बाद आपने इनके जो बेंचमार्क क्वेश्चन है रोजाना सबका एक एक क्वेश्चन करना है। साथ ही साथ आपने डेली बुनियादों पे 1 से सवा घंटा थ्योरी को देना है। पहले दिन आपने सर उठाना है, पहली दफा आपने उठाना है कॉम्पिटिटिव फोर्सेस, 3 एरिया उसके कवर करने। फिर आपने इंटरनल एनालिसिस के चैप्टर को ऐसे 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 खंगाल के हर एक चीज इसकी करनी है, और जितनी केस स्टडीज मेरे सर केस स्टडीज में मौजूद है सारी आपने करनी है। फिर इसके बाद आपने एथिकल डिसीजन मेकिंग के अंदर बिजनेस एथिक्स की इंपॉर्टेंस और 2 मॉडल्स, ये आपने लेक्चर से देखना है और एक एक सवाल इस पर सॉल्व कर लेना है, ज्यादा नहीं। फिर आपने पेस्टल और स्वॉट एनालिसिस पे मेरा डॉक्यूमेंट फॉलो करना है और कुछ भी नहीं करना। ठीक है जी, वो डॉक्यूमेंट आपने फॉलो करना है और इसकी 4-4, 3-3 केस स्टडीज करनी है आपने। फिर आपने IT के चैप्टर को उठाना है और एथिकल डिसीजन मेकिंग में जो एक आध केस स्टडी बची हुई है वो आपने करना है। अच्छा, अब इसके बीच में एक चीज रह गई हमारी, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस और हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट।
देखो याद रखो, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस और रिस्क मैनेजमेंट पे इस दफा सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में मैं एक अच्छी केस स्टडी एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को आप रोज की बुनियादों पे 15 से 20 मिनट देते रहो, एक एक आधा आधा लेक्चर कवर करते जाओ, आराम से आपका रिवीजन हो जाएगा। रट्टा मारने की इस पे कोई जरूरत नहीं है, मेरे नोट्स वैसे ही समराइज हैं, आप चाहो तो उसकी और एक समरी बना लो, रट्टा नहीं मारना है इसके अंदर, खास तौर पे इस्लामिक फाइनेंस को देखना। तो सर ये हमारे पास पूरा रिवीजन आ गया। सर हम अपने इस पूरे जो है वो हिसाब किताब को वो करते हैं सर, कंक्लूड करते हैं। आपने बेंचमार्क क्वेश्चंस अल्लाह के वास्ते देखने हैं, लेकिन क्लास लेक्चर्स के बाद थ्योरी की कवरेज वैसी ही करनी है जैसे मैंने आपको अभी वीडियो में डिटेल में बताया, और आपने इस सीक्वेंस में सर थ्योरी को रिवाइज करना है। ठीक है जी। डेली डोज ये कि आप जब ये क्लास लेक्चर्स ले लें तो फिर आप सर रोज एनपीवी बजटिंग दोनों में से एक सवाल उठा के करें, वैक और फॉरेक्स का एक एक सवाल रोज करें, वर्किंग कैपिटल का एक सवाल उठाएं और 3-4 केस स्टडी इस एरिया में से देखते जाएं। ठीक है जी। आई होप आपका जो है वो हिसाब किताब इससे अच्छा हो जाएगा। मेरी फिर आपसे इल्तिजा है कि सीक्वेंस ऑफ रिवीजन ये रखना और थ्योरी को जैसे मैंने बताया वैसे कवर करना। इंशाल्लाह ताला आपको इससे बहुत अफाका होगा। आगे से सर मैं इंशाल्लाह रोज आपके ग्रुप पे भी अवेलेबल हूँ। मेरे साथ मेरे जो है वो टीम पूरी अवेलेबल है, हारिस अवेलेबल है, मेरे पास जो है वो अब्दुल्ला अवेलेबल है, मुजम्मिल अवेलेबल है, तीनों आपके साथ सर मौजूद हैं। कोई सवाल हो आपका मुझसे पूछें। और इसी वीडियो के नीचे एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मैं दे रहा हूँ कि जिसको आप में से कस्टमाइज बैच चाहिए हो, केस स्टडीज़ के वीडियो सोल्यूशन चाहिए हो, वो इसी ग्रुप पर रब्ता करें ताकि आपको जो है वो कस्टमाइज बैच दिया जाए। सर हमने पूरे 6 महीने जान मारी है, आपने बहुत मेहनत की है, इसको बस अच्छे से कंक्लूड करना है। अल्लाह हमारा हामी नासिर हो, और इंशाल्लाह पेपर की उस तरफ जब मिलेंगे तो हंसी खुशी मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।